Dear students, welcome to all of you. Today I am going to discussing the topic क्वासी-फेडरल पार्ट 2। अर्थात जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको क्वासी-फेडरल सिस्टम अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के डिफिनेशन, मीनिंग एंड फीचर्स अर्थात उसके परिभाषा, उसके अर्थ एवं विशेषताओं के विषय वस्तु पर प्रकाश डाला था। उसी में आगे बढ़ते हुए आज आप सबों को मैं अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के तहत अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष क्या है, चूँकि आप उसकी विशेषताओं को भली भांति समझे थे और मैंने बताने का प्रयास भी किया था। उसी से आगे बढ़ते हुए आज आप सबों को मैं उसके कुछ गुण हैं या उस सिद्धांत के कुछ दोष है उसके विषय में बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे आप सब अर्धसंघीय शासन व्यवस्था को समझ ही गए होंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था जो एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्थाओं के, दोनों प्रणालियों के कुछ कुछ तत्वों को मिलाकर एक नई व्यवस्था के रूप में यह अवधारणा आई थी, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, इट मीन्स क्वासी फेडरल सिस्टम। तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली के उपयुक्त विशेषताओं के अलावा कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो ऐसे शासन प्रणाली, ऐसे सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम की लोकप्रियता स्पष्ट होती है। आप जितना अधिक इसको विस्तृत रूप से जानेंगे तो इसके लोकप्रियता के विषय में जानेंगे कि यह विकासशील डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ। तो इसमें इसका मेरिट है, फर्स्ट मेरिट अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था का पहला गुण है कि राज्य संघ से आबद्ध है, राज्य संघ से जुड़ा हुआ है। कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वाले देश में सभी राज्यों को केंद्र की सरकार से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात इसमें केंद्र के साथ जो राज्यों का समावेश इस तरह से किया गया है जैसा कि इनके विशेषताओं से भी आप जाने हैं कि इसमें राज्य अपना अलग, केंद्र से अलग नहीं हो सकता। अर्थात वैसी संविधान बनाया गया है जिसके अंतर्गत संघ राज्यों का तो अपना, संघ और राज्यों का अपना अपना अलग संविधान तो बनाना ही नहीं है, साथ ही साथ शासन व्यवस्था में राज्यों को परिवर्तन करने का भी लिमिट राइट है। अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वाले देशों के राज्यों में ये सभी अधिकार नहीं दिए गए हैं कि जैसे संविधान संशोधन और शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो संघीय व्यवस्था को अधिकार दिया गया है। इट मीन्स कि यदि राज्यों का पुनर्गठन हो या राज्यों के कुछ हिस्सा को, एक राज्य के कुछ हिस्सा को दूसरे राज्य में समाहित करने की बातें हो, साथ ही साथ राज्य के नामों में परिवर्तन करने की बात हो, तो इत्यादि अधिकार केंद्र के हाथों में है, अर्थात पार्लियामेंट के पास है, न कि राज्यों के विधानसभाओं के पास है।
तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली में संघात्मक और एकात्मक तथ्यों को लेकर तो यह सिस्टम बनाया गया, लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को सामान्यतः देखा गया है और उसी के तहत केंद्र को अधिक अधिकार भी दिया गया है। दूसरा गुण है कि राज्यों के अधिकारों पर भी केंद्र का अधिकार। कहने का तात्पर्य कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में संघ तथा राज्यों का अधिकार क्षेत्र को तो बांटा गया है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप भारत की शासन व्यवस्था लीजिएगा, यहाँ पर भी सामान्यतः अर्धसंघीय शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची इत्यादि के रूपों में संविधान में विभिन्न उपबंधों के द्वारा कार्य एवं अधिकारों को बांटा गया है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को एकाधिकार है, मोनोपोली है। चाहे वो आर्टिकल 249 हो, जैसे भारतीय संदर्भ में देखिएगा तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य के सूची पर भी केंद्र के अपर हाउस में उस पर भी अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई विषय हो तो उस पर वह कानून बनाने का अधिकार रखता है। उसी तरह से आर्टिकल 317 है या आर्टिकल 365 है इत्यादि अनुच्छेदों में भी केंद्र को मोनोपोली प्राप्त है। दूसरी तरफ अगर केंद्रीय लेजिस्लेचर यदि चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी से राष्ट्रीय महत्व के विषय को भी, राज्य के अधिकार क्षेत्र के किसी भी विषय को और राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकती है। तो इस तरह से आप ये जानिए कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के तहत राज्य के अधिकार क्षेत्रों पर भी केंद्र का अधिकार है, अर्थात राज्य सूची के विषयों चाहे किसी भी देश में हो, जो वहाँ पर जो भी एककों की स्थानीय शासन व्यवस्था हो, उसके भी विषय वस्तु पर या हमारे भारत में जो राज्य के लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र के भी विषय पर केंद्र के लेजिस्लेचर के द्वारा अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा उस पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि राज्य और केंद्र के बीच विवाद उठने पर भी सामान्यतः केंद्र को तरजीह दिया जाता है, अर्थात संविधान जो अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के है उसमें टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बातें देखने को मिलती हैं। तीसरा गुण है अर्धसंघीय शासन व्यवस्था का तीसरा गुण है कि राज्यों की सार्वभौमिकता सीमित है, कि स्टेट सॉवरेन इज लिमिट, कि इस प्रणाली के गुण हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भी राज्यों के सार्वभौमिकता को सीमित किया गया है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका के पास आदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। अर्थात कि किसी राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि हर एक राज्यों में केंद्र के एक अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। तो वह जो राज्यपाल है बहुत से विषयों को, बहुत से जो लेजिस्लेचर से पास विधेयकों को भी वह अपने पास रख लेते हैं या राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और उसके या केंद्रीय राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद उसे कानूनी रूप देने का प्रावधान का भी निर्धारण है। तो दूसरी तरफ है कि बहुत से ऐसे विषय है जिसको केंद्रीय लेजिस्लेचर अर्थात संसद के ऊपरी सदन में भी उसको कानून पारित किया जाता है।
तो ये कहने का तात्पर्य कि कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जो बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के राज्यों के विधानमंडल में प्रस्तावित भी नहीं हो सकते, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जो राज्यपाल उसको स्टे कर देते हैं, कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, या कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकृति के लिए भेजा गया है, वहाँ से पास होने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई होगी। तो इस तरह से इन सारी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में राज्यों के जो सॉवरेन पावर है, सार्वभौमिकता है, वह सीमित है। तो इसके बाद इसके चौथा गुण है, जैसे आपात संबंधी, पिछले क्लास में भी मैंने बताने का प्रयास किया था कि जैसे इमरजेंसी पीरियड हमारे भारत में भी आपातकालीन अधिकार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि क्वासी फेडरल फॉर्म्स के देखिएगा तो उसके गुणों में है कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, इट मीन्स कि इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत जो अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में एक आपातकालीन अधिकार की व्यवस्था किया गया है, अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को एक यह बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। आने संकट काल की घोषणा हो जाने के बाद संविधान साधारणतः एकात्मक हो जाता है, चाहे वह 352 अनुच्छेद 352 धारा को उपयोग में लाया जाए, उसकी प्रोक्लेमेशन हो, या आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हो, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट रूल, स्टेट इमरजेंसी या राज्यपाल शासन के रूप में हो। तो यहाँ पर ये देखा गया है सामान्यतः कि जब आपात की घोषणा होती है त्यों ही वहाँ पर केंद्र का अधिकार बढ़ जाता है, राज्यों के कार्यपालिका संबंधी अधिकार या लेजिस्लेचर स्थगित हो जाती है। इस पर एक विधिवेता ने या एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि जब आपात की घोषणा होते ही वह एकात्मक रूपी तलवार सामने प्रकट हो जाता है, जो कि संघात्मक रूपी म्यान में पड़ा हुआ होता है। जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा होती है, अर्थात वह संघात्मक रूपी म्यान से वह तलवार निकलकर एकात्मकता को दर्शाने लगती है, अर्थात वह तलवार खुले रूप में प्रदर्शित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा पर जो भी संवैधानिक सिस्टम है उसमें अधिकांशतः राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं और केंद्र का अधिकार बढ़ जाता है, और राज्य की शक्ति उस राज्य माने विभिन्न राज्यों की शक्तियों से ऊपर हो जाती है। या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 लगने पर वह जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है वहाँ के लेजिस्लेचर या तो भंग हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, या वह केंद्र पर वहाँ के शासन व्यवस्था निर्भर हो जाता है। इसीलिए इस संदर्भ में यह सत्य है कि द क्वासी कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम इन नॉर्मल टाइम्स एंड एज एन यूनिटरी सिस्टम इन वॉर एंड अदर इमरजेंसी, कि सामान्य समय में यह संघीय व्यवस्था के अनुकूल कार्य करती है, लेकिन जैसी अगर इमरजेंसी या युद्ध के काल आता है तो वह विशुद्ध रूप से एकात्मक स्थिति में आ जाती है। इसलिए इसे हम अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के गुणों के रूप में देखते हैं। इसके बाद पांचवा है कि आर्थिक दृष्टि से
राज्यों की स्थिति दुर्बल होती है। तो यहाँ इस प्रणाली में अर्थात अर्धसंघीय शासन प्रणाली में संविधान द्वारा जो फाइनेंशियल व्यू, जो आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर होता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक अनुदान समय समय पर दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर हावी रहता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो जिसके पास पैसा है या धन है जो दूसरे को देता है उस पर उसका मोनोपोली चलता है। तो यहाँ भी केंद्र हावी राज्यों पर रहता है और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र अपने वर्चस्व को दिखाता है, या दूसरे रूपों में कहेंगे कि संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल या नहीं है कि केंद्रीय सरकार का भी आर्थिक स्रोत तो राज्यों के से है। केंद्र सरकार तो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, वो भी विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो उसका स्रोत भी राज्यों से है। लेकिन साधारणतः देखा गया है कि संविधान के तहत अगर किसी राज्य में माइंस अधिक है, कोई राज्य डिजर्ट एरिया है, कोई बाढ़ वाला है, तो वहाँ केंद्र उसके नीति निर्धारण करता है कि डिजर्ट एरिया वाले राज्य या जो फ्लड एरिया वाले राज्य है जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो वहाँ पर रॉयल्टी देने का जो नीति निर्धारण केंद्र के द्वारा होता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी राज्य केंद्र पर निर्भर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के अपेक्षा केंद्र की स्थिति मजबूत होती है। तो इस तरह से ये 5 गुण हैं। इसके अलावा इसके कुछ दोष को भी जानना आप सबों को आवश्यक है कि अर्धसंघीय शासन प्रणाली के विशेषताओं को जानें, फिर उसके गुणों को अभी मैंने बताया। इसके अलावा कुछ दोष भी है जो इस शासन व्यवस्था की पहचान को अस्पष्ट करता है, क्योंकि आलोचकों ने इस शासन व्यवस्था के भी कुछ दोषों को इंगित किया, जिसमें पहला कहा कि संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यानी कहने का अर्थ कि जो विद्वान ने कहा कि अर्धसंघीय शासन प्रणाली का दोष है कि इसमें राज्यों को संवैधानिक अधिकार देकर स्वायत्तता प्रदान करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन व्यवहार में उसे अधिकांश विषयों पर या अधिकांश सब्जेक्ट पर केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिया जाता है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो या संकट काल के क्षेत्र में हो या केंद्रीय प्रतिनिधि जैसे किसी भी राज्य में अपने अभिकर्ता भेजने का हो या एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत से विषय है जो संघीय शासन प्रणाली के अनुकूल उसे नहीं बनाया गया है, जिससे कि किसी स्पष्ट जो सिस्टम नहीं होने के कारण यह सही रूप से कार्य नहीं कर पाती। तो दूसरा है कि एकात्मक व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि यह खिचड़ी है कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है कि इकहरी शासन व्यवस्था न है। शासन व्यवस्था तो दोहरी है, जिसके कारण यहाँ पर राज्य को सीधे केंद्र के अंतर्गत न रहकर बीच का रास्ता अपनाया गया है, जिससे न तो केंद्र सरकार ही जल्दी में कोई कदम उठा पाता है, न ही राज्य सरकार कोई स्पष्ट रूप से किसी कार्य को सफल संचालन करती है। तो यहाँ राज्य भी केंद्र की बात सामान्य रूप से मानती है, अर्थात वो ऐसी दोनों केंद्र और राज्य के संबंध हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण अर्थात संघर्ष की स्थिति के रूप में रहती है। एक दूसरे के पर दोषारोपण करने
की स्थिति बनी रहती है, जिससे जनता की समस्याओं का निपटारा सही रूप से नहीं हो पाता और एकात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था, यदि कोई भी एक व्यवस्था सही रूप से क्रियान्वित होती तो उस स्तर पर जनता भी उस दृष्टि से देखती और शासन व्यवस्था के जितने भी संस्थाएं हैं उसी रूप से कार्य करती। लेकिन इसके अलावे भी एक अन्य दोष है कि इसमें निरंतर आप देखते हैं कि जहाँ पर भी अर्धसंघीय शासन प्रणाली है वहाँ पर कुछ इविल्स, कुछ समस्याएं निरंतर खड़ा रहता है जो उस देश के एकता और अखंडता को चोट पहुँचाता है। जैसे आप भारत के संदर्भ में देखिए कि ठीक है, राज्य है, राज्यों का पुनर्गठन है, केंद्र की व्यवस्था है, लेकिन कभी पूर्वोत्तर की समस्या, नागा आंदोलन हो या दक्षिण में लैंग्वेज प्रॉब्लम पर आंदोलन हो, भाषा के व्यवस्था पर, कभी देखते हैं संप्रदायवाद पर समस्याएं खड़ी होती है। तो यहाँ पर है कि अलगाववाद के रूप में भी कभी कभी समस्याएं आती रहती है। तो अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में इस तरह की समस्या जिन राज्यों में आता है वे राज्य केंद्र पर उस समस्या के निदान की जिम्मेवारी को फेंकते हैं, तो केंद्र राज्यों के तरफ उसकी उत्तरदायित्व को दर्शाने का कोशिश करता है, जिसके कारण दोनों के बीच रहकर वह समस्या का जल्द से जल्द निदान नहीं हो पाता। इसलिए चाहे तो एकात्मक व्यवस्था रहता तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत कार्य होता इकाई शासन व्यवस्था, या संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की केंद्र के समकक्ष स्थिति रहती तो राज्य भी अपने स्तर से कार्य करती, संवैधानिक रूप से वह भी जिम्मेवारी का निर्वहन करती। इसलिए अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में इन सब दोषों जो समस्याएं है उसका निदान नहीं हो पाता। उसके अलावे अर्थ का दुरुपयोग, इकोनॉमिक का दुरुपयोग भी होता है कि इस अर्धसंघीय शासन व्यवस्था का एक और दोष है कि अर्थ की आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाता है। वह केंद्र और राज्यों के जो आपस में संघर्ष की स्थिति में, जो अगर मान लीजिए कि जहाँ 10 रुपया खर्च होना है वहाँ 20, 30, 40 रुपया खर्च हो जाता है और वह कार्य भी नहीं हो पाता। अर्थात न तो केंद्र स्वतंत्र है सही रूप से कार्य करने के लिए, न ही राज्य है, केंद्र राज्य को भेजता है, राज्य केंद्र को सही रूप से जवाब नहीं दे पाता। इस तरह से जो सामंजस्य सहयोग बनना चाहिए वो नहीं पारस्परिक संबंध बन पाता है, जिसके कारण और सामान्यतः यह स्थिति जब केंद्र में किसी दल का शासन हो उसके विरोधी दल का यदि राज्य में शासन व्यवस्था हो तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और लास्ट दोष है उत्तरदायित्व की भावना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो। कि पांचवा दोष है कि इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य को इस तरह से समाहित किया गया है, जोड़ा गया है, अर्थात संवैधानिक नियमों को बनाया गया है जिससे न तो केंद्र किसी समस्या का उत्तरदायित्व लेता है, न ही राज्य उस समस्या का उत्तरदायित्व लेने का कोशिश करता, जिससे यह समस्या ज्यों के त्यों बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य के क्षेत्र में अगर आतंकवादी घटना हो तो वहाँ राज्य अपनी पुलिसिंग व्यवस्था से उसके जांच कराने की कोशिश करता है, तो केंद्र जो NIA के द्वारा या CBI के द्वारा जांच कराने यानी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराने की पहल करता है। तो दोनों में उन समस्याओं को कि प्रारंभ में तो उस राज्य की पुलिस ने जांच की, फिर बाद में चलकर NIA जांच करते हैं, दोनों में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो वह समस्या ज्यों के त्यों रहता है। उसी तरह से भिन्न भिन्न समस्याएं राज्य और केंद्रों के बीच
बनता है, जिसका उत्तरदायित्व एक दूसरे पर सौंपने का, एक दूसरे पर फेंकने का प्रयत्न करता है, जिससे कि वह समस्या ज्यों के त्यों बना रहता है और उस जो आपसी खींचतान में उस देश के या राज्य की जनता पिसती है। तो इस तरह से आप अभी जो अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के गुण और दोषों को देखें, समझे, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये अर्धसंघीय शासन व्यवस्था इसलिए बनाया गया और यह सामान्यतः विकासशील देशों में इसको लाने का प्रयास किया गया, इस व्यवस्था को, जहाँ कि केंद्र को मजबूत या सशक्त बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वह विभिन्नताओं वाले प्रदेश है, देश है, और विभिन्नता में एकता लाने के लिए केंद्र को सशक्त होना अनिवार्य है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे भारत देश है, जहां अर्धसंघ सामान्यतः ठीक है, ऊपरी रूप से हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, लेकिन यह अर्धसंघ है और इसमें चाहे जितना भी आलोचना हो, लेकिन भारतीय संविधान में ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के लाने से इसे क्वासी फेडरल का रूप दिया गया है। और समय और परिस्थिति के अनुकूल, चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे अन्य देश हो, वहाँ पर इस तरह के व्यवस्था लाने के पीछे कारण था कि वहाँ की आवश्यकताओं और स्थिति का नेचुरल रिजल्ट था, स्वाभाविक फल है, जो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय आदर्शों को प्रवाहित एवं निर्मित इस व्यवस्था के तहत हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत संघ में जो व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें राज्यों को यह अधिकार था स्वतंत्र होने का, और आप 90 के दशक में देखें कि वहाँ पहले 12 उसके बाद 3 राज्यों ने देश के रूप में अपने आप को रूस से अलग कर लिया। इसी तरह से आप देखिएगा, समझिएगा कि अमेरिका में भी, जो यूएसए में 1850-60 के दशक में जो दक्षिण के राज्य था, स्लेव पॉलिसी का जो नए तरह से कॉन्सेप्ट हुआ, तो उस समय दक्षिण के राज्य अपने आप को स्वतंत्र होने की स्थिति पैदा कर दी। अंत में अब्राहम लिंकन को बलिदान होना पड़ा, जिसके बाद वह समस्या का समाधान हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े बड़े देशों में संघीय शासन प्रणाली को लाया गया। लेकिन वैसे नवोदित राष्ट्र जो स्वतंत्र होने के बाद उसके सामने विकट समस्या था, विभिन्न दोष था, विभिन्न समस्याएं था, उन समस्याओं की पूर्ति के लिए एक नई सिस्टम लाने की आवश्यकता था, और वह नई सिस्टम और संघीय शासन व्यवस्था ही उस परिप्रेक्ष्य में कामयाब हुआ और चला। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि इन फाइनल इट मे बी सेड दैट द constitution of quasi federal state is neither purely federal nor unitary. It is a combination of both. It is composite state of a novel state. अर्थात अर्धसंघीय शासन व्यवस्था एकात्मक और संघात्मक दोनों के मिश्रित रूप तो है, न ही विशुद्ध संघीय है, न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन तो है। लेकिन यह एक नोवेल स्टेट के रूप में है, जो विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है और लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस तरह से अभी आप जो पिछले लेक्चर में आप उसके क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के मीनिंग, उसके डिफिनेशंस, चाहे वह डिफिनेशंस जी.एन. जोशी का हो, डी.डी. बसु का हो, के.सी. ओहियर का हो या फाइनर का हो,
या औग का हो, क्योंकि आप सामान्यतः भारतीय संविधान की संघात्मकता के विषय में केसी उइयर ने स्पष्ट रूप से इसे अर्धसंघीय शासन व्यवस्था की संज्ञा दिया था, नाम दिया था। उसके बाद उसकी विशेषताओं को बताया। फिर आज मैंने आप सबों को गुण और दोषों के साथ साथ उसके कंक्लूजन में निष्कर्ष के रूप में भी कुछ तथ्यों को बताने का प्रयास किया। इसे आप, क्योंकि साधारणतः जितना मैं बताया उतना पुस्तकों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप विभिन्न पुस्तकों से इसे भली भांति और स्पेशली फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समझ सकते हैं और इसका नोट तैयार कीजिएगा। परीक्षा के लिए या जानकारी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।